जबकि अमोर्फस सॉलिड में आपको बता रहे थे कि इसके पिघलाने के लिए किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती है, ये किसी फिक्स टेम्परेचर पे नहीं पिघलता है, इसके पिघलाने के लिए एक टेम्परेचर की रेंज की ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक पॉइंट कि मेल्ट्स यानी पिघलता है ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, मेल्ट्स ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, ऐसा बता रहे हैं। मतलब रेंज का मतलब एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे नहीं पिघलेगा, 150 से लेकर के 300 के बीच में किसी भी टेम्परेचर पे पिघलेंगे पूरे के पूरे सॉलिड, क्योंकि हर हिस्से का सजावट है अलग अलग, हर हिस्से का मजबूती होगा अलग अलग, इसका मतलब हर हिस्से के पिघलाने वाले टेम्परेचर का वैल्यू भी क्या रहेगा, अलग अलग, ऐसा मैंने बताया। अब देखिए इसके 5 पॉइंट निकल चुके हैं। इसका छठा पॉइंट अगर हम बनाने की कोशिश करें तो देखिए छठा पॉइंट क्या बनेगा, सोचिएगा थोड़ा पॉइंट, क्योंकि इसके पॉइंट को ज़्यादा रटने से बेहतर है कि समझने की कोशिश करें। अब देखिए हम इस सॉलिड में चाहते हैं कि इसके पार्टिकल की सजावट अगर बिल्कुल बेहतर ढंग से है तो हम चाहें तो इसको 2 अलग भागों में बांट सकते हैं। तो इसको जैसे ही आप 2 अलग भागों में बांटेंगे तो बताइए, इसको अगर बीच से मार दिया जाए, खच ऐसे अगर काट दिया जाए, तो जैसा टुकड़ा ऊपर आ रहा है वैसा ही टुकड़ा ठीक नीचे आ रहा है, क्योंकि ये एक गोला नीचे तो ऐसा ही एक गोला नीचे ऊपर, और फिर से आधा गोला नीचे तो आधा गोला ऊपर, फिर से ये पूरा का पूरा एक लेयर बचा हुआ है तो यहाँ भी पूरा का पूरा एक लेयर बचा हुआ है, मतलब आधा टुकड़ा में बट रहा है। फिर ये वाला हिस्सा आधा बढ़ रहा है नीचे, तो ये वाला हिस्सा भी आधा बट रहा है, ये वाला हिस्सा आधा बट रहा है नीचे, इसका ऊपर। इसका मतलब ये निकला कि आधा ऊपर आधा नीचे हम चूंकि बराबर हिस्से में है इसलिए हम इसको बराबर भागों में बांट सकते हैं। मतलब इसको बांटने के बाद 2 बराबर भागों में आसानी से बढ़ जाएगा, और जब भी बांटने के बाद 2 बराबर भागों में आसानी से बढ़ जाए इसका मतलब उसे कहा जाता है सिमेट्रिकल। तो इसमें सिमेट्री होती है, मतलब बांटने के बाद 2 बराबर भागों में ये बढ़ सकता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की सिमेट्री नहीं होती है, क्योंकि इसको अगर आप बराबर भागों में बांटने की कोशिश कीजिएगा तो देख लीजिए कहीं आ रहा है, देखिए यही गोला, तो ये ऊपर का हिस्सा आ गया है बड़ा गोला, जबकि यहाँ पे छोटा सा कट आ गया है। तो इसका मतलब इसको आप अगर चाहेंगे तो 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं, इसका मतलब इसमें सिमेट्री नहीं है और यहाँ पे सिमेट्री है। तो छठा पॉइंट इसका बन जाएगा हैविंग एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। हैविंग एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री मतलब इसमें एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं। और इसका छठा पॉइंट बन जाएगा हैविंग नो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। इसमें किसी प्रकार का एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। तो देख लीजिए 6 पॉइंट अभी लिखे हैं, इसके और भी कई सारे पॉइंट होते हैं, मैं सारे पॉइंट को बारी बारी से डिस्कस करता हूँ, लेकिन एक बार मैं इसको हल्के नज़र में पहले समझा देता हूँ। क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड, आप देख लीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को मैंने क्या बोला, शॉर्ट में आप समझिए उत्तम सॉलिड, बढ़िया सॉलिड, बेहतर सॉलिड, और ये हमारा अमोर्फस सॉलिड। तो इसको मन ही मन सोचिए कि ये घटिया क्वालिटी का सॉलिड है, बेढंगा सॉलिड है। तो एक बात तो श्योर है कि सॉलिड अगर उत्तम तो बनाने वाले अवयव का सजावट भी उत्तम, और यहाँ पे सॉलिड अगर घटिया तो बनाने वाले अवयव का सजावट भी होगा घटिया। तो उत्तम तरीके से देखिए एकदम ढंग से मैंने पार्टिकल को सजाया है, और यहाँ पे आप देख लीजिए कि बेढंगा तरीके से पार्टिकल यहाँ पे सजा हुआ है। तो सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी बनाने वाले अवयव। तो बनाने वाले अवयव में यही होते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस। तो बनाने वाले अवयव जो सजे होते हैं इन वेल पैक्ड पैटर्न, वेल मतलब बेहतर ढंग से, पैक्ड मतलब ठूसा हुआ, कोचा हुआ, भरा हुआ, छेका हुआ, पैटर्न मतलब ढंग। तो बेहतर ढंग से अगर पार्टिकल कोचे हुए हैं, बेहतर ढंग से पार्टिकल अगर सजे हुए हैं, बेहतर ढंग से अगर पार्टिकल भरा हुआ है, बेहतर ढंग से पार्टिकल अगर ठूसा हुआ है, बेहतर ढंग से अगर पार्टिकल छेका हुआ है जगह को, तो वो बनता है हमारा कौन सा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन यहाँ पे बेढंगा तरीके से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब बनाने वाले अवयव सजे हुए नहीं रहते हैं किसमें, तो वेल पैक्ड पैटर्न मतलब बेहतर ढंग से सजे हुए नहीं रहते हैं। अगला देखिए, इसमें ऑलरेडी 3 गोला, फिर उसके आगे लेयर 3 गोला, फिर उसके आगे लेयर 3 गोला, फिर उसके आगे लेयर 3 गोला, मतलब रेगुलर है। मतलब इसके बाद फिर से अगला रिपीट हुआ। जैसे आपको मैंने बोला था कि आप अगर पर डे क्लास आते हैं, आज भी आया,
कल भी आया, अगला दिन भी आया, अगला दिन भी आया, तो आपको माना जाएगा कि आप रेगुलर स्टूडेंट हो। तो उसी प्रकार से पार्टिकल, फिर उसके बाद 3 पार्टिकल, फिर उसके बाद 3 पार्टिकल, फिर उसके बाद 3 पार्टिकल। इसका मतलब यहाँ पे पार्टिकल का सजावट रेगुलर है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं रेगुलर पैटर्न, कंस्टेंट पार्टिकल आर अरेंज्ड इन रेगुलर फैशन। और यहाँ पे इरेगुलर फैशन या इरेगुलर पैटर्न ऐसे बोले। अगला देख लीजिए, हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑलरेडी, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उत्तम सॉलिड है। अगर आपको मैं 2 एग्जांपल दे दूं, अगर मैंने आपको बताया था, समझाते टाइम मैंने बताया था कि अगर आपको एक लोहा का रॉड दिया जाए और एक में रबर का रॉड दिया जाए, तो आपको बोला जाए बताइए इनमें से बेहतर सॉलिड कौन है, तो आप ऑलरेडी बोलेंगे कि लोहा हमारा बेहतर सॉलिड है। इसका मतलब आयरन को हमने रखा है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, और ये जो रबर है इसको मैंने रखा है घटिया सॉलिड यानी अमॉर्फस सॉलिड में। तो आप ही बताइए, लोहा को पिघलाने के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए, कम कि ज़्यादा? ऑलरेडी रबड़ के तुलना में तो ज़्यादा ही टेम्परेचर चाहिए। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट हाई, जिस टेम्परेचर पे पिघलेगा वही उसका मेल्टिंग पॉइंट बनेगा। तो ऑलरेडी क्रिस्टलाइन सॉलिड चूंकि उत्तम सॉलिड है, इसके एग्जांपल लोहा बन सकता है। इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होगा, यानी हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे पिघलेगा। और जबकि यहाँ पे हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट यानी काफ़ी कम टेम्परेचर पे पिघलेगा, क्योंकि रबर जैसा घटिया सॉलिड है। अब देखिए, लोहा में सजावट की अगर बात किया जाए तो जैसा सजावट यहाँ वैसा ही सजावट यहाँ, वैसा ही सजावट यहाँ, वैसा ही सजावट यहाँ। तो हर हिस्से का सजावट अगर है बराबर, तो हर हिस्से का मजबूती होगा बराबर। इसका मतलब हर हिस्से के पिघलाने वाले टेम्परेचर का वैल्यू भी क्या होगा, बराबर। इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल फिक्स होता है कि भाई अगर ये 1500 डिग्री पे पिघलेगा तो ऑलरेडी इसका अगला पॉइंट भी 1500 डिग्री से पे ही पिघलेगा, और इसका अगला हिस्सा भी उसी टेम्परेचर पे पिघलेगा। मतलब इसके पिघलाने वाले टेम्परेचर का वैल्यू पूरे सॉलिड में हर हिस्से में हर जगह पे सेम होता है, मतलब फिक्स होता है। यानी इसी को बोलते हैं कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल फिक्स होता है। जबकि यहाँ पे अगर बात किया जाए सजावट है अलग अलग, तो हर हिस्से का मजबूती होगा अलग अलग, और हर हिस्से का अगर मजबूती है अलग अलग, इसका मतलब हर हिस्से के पिघलाने वाले टेम्परेचर का वैल्यू भी क्या रहेगा, अलग अलग। इसका मतलब हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, ऑलरेडी इसका मेल्टिंग पॉइंट तो कम होता ही है क्योंकि रबर है। और आगे बोल रहा है हर हिस्से का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग हुआ, तो उसी को मैंने क्या लिखा है कि मेल्ट्स ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब एक टेम्परेचर के रेंज में कुछ हिस्सा 150 में पिघल जाएगा, कुछ हिस्सा 250 में पिघलेगा, कुछ हिस्सा 200 में पिघलेगा, कुछ हिस्सा 250 डिग्री सेल्सियस पे पिघलेगा, कुछ हिस्सा 300 डिग्री सेल्सियस पे पिघलेगा। तो अब बोला जाए कि बताइए भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट, तो भाई ये तो पार्टिकुलर टेम्परेचर पे पिघल नहीं रहा है, ये तो 150 से लेकर के 300 के बीच में कभी भी पिघल सकता है। इसका मतलब एक रेंज चाहिए कि 150 से लेकर 300 तक में ये पिघलेगा, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में होता है। और आपका यहाँ पे जो छठा पॉइंट बचा था, इसको आप बराबर भागों में बांट सकते हैं काट करके। चूंकि सजावट अच्छे ढंग से है इसलिए आप चाहें तो ऐसे या ऐसे बराबर भाग में इसको बांट सकते हैं, इसलिए बोलते हैं कि हैविंग एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। और चूंकि इसको आप बराबर भागों में नहीं बांट सकते इसलिए हैविंग नो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। आप इसको लिख लीजिए, साइड में हो गया हूँ, इसको आप आराम से नोट कर लें और उसके बाद मैं इसको मिटा देता हूँ। अब 6 पॉइंट तो हमने दे दिया है। इसको देखिए, अगला 7वां पॉइंट, अभी देखिए लोहा है और इधर रबर है। तो अगर बोला जाए कि लोहा और रबर में बताइए सच्चा सॉलिड कौन है, परफेक्ट सॉलिड कौन है, तो आप बोलेंगे ऑलरेडी आयरन। इसका मतलब आयरन हमारा ट्रू सॉलिड है, यानी आयरन को आप ट्रू सॉलिड बोल रहे हैं। इसका मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप ट्रू सॉलिड बोल रहे हैं, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही ट्रू सॉलिड कहा जाता है, सच्चा सॉलिड कहा जाता है। जबकि इसको तो झूठा सॉलिड है, घटिया सॉलिड है, सॉलिड के नाम पे कलंक है। तो ऑलरेडी ये हमारा घटिया सॉलिड बन जाएगा स्यूडो सॉलिड, झूठा सॉलिड। तो इसलिए इसको कहा जाता है ट्रू सॉलिड। तो लिखते हैं 7वां पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड
ट्रू सॉलिड। और इसको क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्यूडो सॉलिड। स्यूडो का मतलब ही होता है झूठा, तो झूठा सॉलिड फिजिक्स में पढ़े होंगे स्यूडो फोर्स, तो वहीं से रिलेट है कि अमorphous सॉलिड जो घटिया सॉलिड होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ये स्यूडो सॉलिड, झूठा सॉलिड के नाम से भी जाना जाता है। और इसी को कहा जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड। अमorphous सॉलिड को ही या तो आप स्यूडो सॉलिड बोल सकते हैं, झूठा सॉलिड बोल सकते हैं, या सुपर कूल्ड लिक्विड ये भी बोल सकते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं वो ज़रा सोचिएगा। इसके एग्जाम्पल ग्लास बनते हैं, और ग्लास हमारा अमorphous सॉलिड का एग्जाम्पल बनता है। तो ग्लास में सुपर कूल्ड लिक्विड की टेंडेंसी बनती है। जैसे आप पानी के कुछ बूंदे लेकर के आप अगर इस पर छींटा मार दें तो क्या होगा, वो छींटा पड़ेगा, और पड़ने के साथ ही कुछ ही समय बाद वो ऐसे 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 फिसलने लगेगा, और फिसलते 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 नीचे आ जाएगा। तो ग्लास हमारा घटिया सॉलिड है, तो ग्लास में भी इस प्रकार की टेंडेंसी होती है। क्या टेंडेंसी होती है? तो कोई पुराने राजा महाराजा का जो किला है, कोई इमारत जो है वो 300-400 साल अगर पुराने हो गए हैं, तो उस इमारत को अगर आप देखने के लिए जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि शीशे की जो खिड़कियां लगे हैं, तो वो खिड़कियां आप देखेंगे ऐसे कि अगर ये मान लीजिए शीशा का खिड़की है, शीशा लगा हुआ है, ये फ्रेम में इधर से टाइट किया गया, इस तरीके से फ्रेम में टाइट किया गया, तो आप देखेंगे ये शीशे को अगर आप हिलाते हैं तो हिलना स्टार्ट हो जाता है, जबकि जिस समय बनाया गया तो उस समय हिल नहीं रहा था। हुआ क्या कि शीशा हमारा घटिया सॉलिड होता है, और सॉलिड अगर है घटिया तो इसके बनाने वाले अवयव का सजावट होगा घटिया, इसके पार्टिकल के बीच में मजबूती भी होगा घटिया, इनके कणों के बीच में आकर्षण बल भी कमजोर ही होगा। तो एक शीशे का कण है, दूसरा शीशे का कण है, अगला शीशा का कण है। अब बार बार गर्मी का महीना आता है, एक साल में एक बार गर्मी अगर आया तो आप तो देख रहे हैं कि आजकल गर्मी में टेम्परेचर कितना हाई हो जाता है। तो हाई होने से क्या होता है कि कणों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो उनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं, लिंकेज है, वो कमजोर पड़ने लगते हैं, वो टूटने लगते हैं, और जैसे ही टूटने लगते हैं तो पार्टिकल एक दूसरे से फ्री होने लगते हैं। मान लीजिए ये ग्लास का पार्टिकल ग्लास के अगले पार्टिकल से जुड़ा हुआ है, जैसे ही गर्मी का टाइम आया, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हुआ, तो इस पार्टिकल और इसके अगले पार्टिकल के बीच में जो लिंकेज है वो गर्मी की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से कमज़ोर होने लगा, और जैसे ही कमज़ोर होने लगा तो पार्टिकल अपने बगल वाले से रिश्ता तोड़ लिया, फ्री हो गया। अब ये पार्टिकल बोलेगा भाई मैं तो चला, क्यों? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से, ग्रेविटेशन के प्रभाव से ये पार्टिकल जैसे ही फ्री हुआ तो ऑलरेडी थोड़ा सा नीचे सरक गया। फिर कुछ समय बाद फिर गर्मी आएगी, 200-400 साल की बातें मैं कर रहा हूँ, इतने सालों में ये घटना देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि सवेरे आपने ये मतलब ग्लास का शीशा का खिड़की लगा दिया और शाम में जाके देखने के लिए गया, देखा कि भाई इसमें तो कुछ ढक ढक नहीं कर रहा है, ये तो बिल्कुल टाइटली बंधा हुआ था, अभी बंधा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो होगा क्या, ध्यान देना, 300-400 साल में ये देखेंगे ये पार्टिकल जैसे कुछ समय बाद यहाँ से यहाँ आया, फिर अगला बार गर्मी आएगा, फिर उस समय ये पार्टिकल यहाँ से धीरे धीरे यहाँ मूव करेगा, फिर उसके बाद ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव करेगा, फिर उसके बाद ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव करेगा। तो ऐसा पता चलेगा कि ऊपर के बहुत सारे पार्टिकल नीचे ग्रेविटी के प्रभाव में आ रहे हैं, और यहाँ पे आने के बाद वो एक दूसरे के साथ जुड़ जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि नीचे वाले पैन जो होंगे वो थोड़ा सा मोटे होते जाएंगे, थिक होते जाएंगे, और चूंकि ऊपर से पार्टिकल खिसक खिसक के नीचे चला गया, इसलिए ऊपर के जो होते हैं परत वो थोड़े से पतले हो जाएंगे। तो साफ मतलब निकलता है कि इसमें शीशे जो है उस शीशे में लिक्विड की तरह खिसकने की प्रवृत्ति है, मतलब ये धीरे धीरे खसक खसक के नीचे आ जाएंगे, तो ऊपर का परत थोड़ा सा पतला महसूस होगा और नीचे का परत थोड़ा सा मोटा महसूस होगा। मतलब इस ग्लास में भी
लिक्विड के जैसे ही फ्लोइंग टेंडेंसी है। जैसे लिक्विड को आप यहाँ पे फेंकेंगे तो वो फ्लो करके नीचे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आ जाएगा, उसी प्रकार से ग्लास में भी फ्लोइंग टेंडेंसी है। इस वजह से ग्लास को क्या कहा जाता है? सुपर कोल्ड लिक्विड। और ग्लास हमारा किसका एग्जांपल होता है? अमोर्फस सॉलिड का। इसलिए अमोर्फस सॉलिड को आप झूठा सॉलिड भी बोल सकते हैं, घटिया सॉलिड भी बोल सकते हैं, या नहीं तो आप इसको सुपर कोल्ड लिक्विड भी बोल सकते हैं। अब एक मैं छोटा सा बात यहाँ पे डिस्कस कर दूं। देखिए, एक होता है क्वार्ट्ज और एक होता है क्वार्ट्ज ग्लास। एक क्वार्ट्ज है और दूसरा क्वार्ट्ज ग्लास है। तो देखिए, ये क्वार्ट्ज हो या क्वार्ट्ज ग्लास हो, ये दोनों ही सिलिका के रूप होते हैं। लेकिन क्वार्ट्ज में खासियत क्या होते हैं कि इसके पार्टिकल के अरेंजमेंट बिल्कुल ढंग से होते हैं। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ नियमित ढंग से, बिल्कुल डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करते हुए एक वेल पैक्ड पैटर्न में सजे होते हैं। इसलिए क्वार्ट्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन क्वार्ट्ज ग्लास का ही डिपार्टमेंट है, ग्लास का ही पार्ट है। और जैसे ही ग्लास शब्द आ गया तो ग्लास किस में जुड़ा है? अमोर्फस सॉलिड में रहे। तो इसका मतलब ग्लास बोले या क्वार्ट्ज ग्लास बोले, ये दोनों ही हमारे घटिया सॉलिड के एग्जांपल होते हैं। तो याद रखिएगा कि क्वार्ट्ज बोले सिर्फ क्वार्ट्ज, इसका मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्ट है। और जबकि क्वार्ट्ज ग्लास बोले या साधारण इसे सिंपली ग्लास भी बोला जाए तो ये दोनों के दोनों किसके पार्ट हैं? अमोर्फस सॉलिड के पार्ट होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्वार्ट्ज हमारा बन जाता है क्या चीज? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर ग्लास बोले या क्वार्ट्ज ग्लास बोले, सिंपली ग्लास बोला तब भी अमोर्फस सॉलिड, या क्वार्ट्ज ग्लास बोला तब भी क्या होगा? अमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल बन जाएंगे। चलिए अगला पॉइंट अब आते हैं। आपके टोटल कितने पॉइंट? 7 पॉइंट हो चुके हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, इसका 8वां पॉइंट आप बना सकते हैं। इसके पार्टिकल जो सजे होते हैं दूर दूर तक एक ही पैटर्न को पालन करता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके जो पार्टिकल रहेंगे, अगर यहां पे 3 गोला तो आगे भी 3 गोला, आगे भी 3 गोला, आगे भी 3 गोला, आगे भी 3 गोला। मतलब जितनी दूर तक ये लोहा का रॉड होगा या जितने दूर तक ये सॉलिड रहेंगे, बिल्कुल एक ही पैटर्न को फॉलो करते रहेगा। लेकिन यहाँ पे कभी 2, कभी 3, कभी 5, कभी 7, कभी गोला है ही नहीं, कभी 12 गोला है, कभी छोटा गोला है, कभी गोला के बीच में गैप आ गया है। इसका साफ मतलब निकलता है कि ये दूर दूर तक एक ही पैटर्न को फॉलो किया। मतलब इसकी सजावट को कहा जाता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ये होता है कि दूर दूर तक एक ही पैटर्न को फॉलो किया। जबकि इसको कहा जाता है क्योंकि क्षण प्रति क्षण इसकी पैटर्न बदलती है। और अगर मान लीजिए कहीं पैटर्न हो भी गया तो थोड़ा दूर तक एक पैटर्न पे चलेगा, फिर अगला क्षण इसको पैटर्न बदलना ही है, क्योंकि इसको बेढंगा बनना ही है। इसका मतलब इसका जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल शॉर्ट रेंज ऑर्डर, मतलब अगर ये पैटर्न को फॉलो भी करेगा तो काफी कम दूर तक इसके पैटर्न जाएंगे। तो इसका साफ मतलब निकलता है कि इसे हम कहेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर और इसे क्या बोलेंगे? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसको हमने बोला लॉन्ग रेंज ऑर्डर और इसको मैंने क्या बोला? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। आपके टोटल अभी 8 पॉइंट हुए। 9 नंबर पॉइंट देखिए, आप ही बताइए, लोहा को पिघलाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आपको बता रहा हूं कि मान लिया जाए कि 5 ग्राम लोहा लिया जाए और 5 ग्राम रबर लिया जाए। आपने 5 ग्राम लोहा लिया है और साथ में 5 ग्राम रबर भी लिया है। तो आप ही बताइए, इस 5 ग्राम लोहा को पिघलाने के लिए ज्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा, यानी ज्यादा मात्रा में हीट इसको देना पड़ेगा। लेकिन 5 ग्राम रबर को पिघलाने के लिए कुछ ही समय तक हीट देना पड़ेगा। मतलब इसके निश्चित मात्रा को पिघलाने के लिए, फिक्स्ड अमाउंट को पिघलाने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत पड़ता है। लेकिन अगर जितना क्रिस्टलाइन सॉलिड का मात्रा लिया है, जितना ग्राम लोहा लिया था, अगर एग्जैक्टली उतने ही ग्राम अगर अमोर्फस सॉलिड लिया जाए, रबर भी लिया जाए, तो इसको पूरे मात्रा को पिघलाने में बिल्कुल कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगा, कम हीट की जरूरत पड़ेगा। ऑलरेडी इसको पिघलाने में टोटल हीट की मात्रा, अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा नीड होती है, जबकि यहां पे कम मात्रा में हीट का लेन देन होता है। इसको पिघलाने के लिए कम हीट चाहिए। तो हमारा 9 नंबर पॉइंट बन जाता है हैविंग हाई हीट ऑफ फ्यूजन। हैविंग
हाई हीट ऑफ फ्यूजन, और इसका क्या बन जाएगा, इसको पिघलाने में तो ऑलरेडी कम हीट की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको कहा जाएगा हैविंग लॉ हीट ऑफ फ्यूजन। इसको पिघलाने में ज़्यादा हीट चाहिए और इसको पिघलाने में कम हीट चाहिए। ये 9 पॉइंट निकल चुके हैं। हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब समझिए पिघलाने में लगा हीट, तो पिघलाने में लगा हीट क्या, हाई, ज़्यादा, और यहाँ पे हीट ऑफ फ्यूजन यानी पिघलाने में लगा हीट लो, कम मात्रा में चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये घटिया सॉलिड है, तो भाई इसको कम ही टेम्परेचर दोगे, कम ही मात्रा में हीट दोगे तो पूरा मात्रा पिघल जाएगा। जबकि इसकी पूरा मात्रा को पिघलाने के लिए भले ही इतना ही बड़ा लोहा लिया जाए, लेकिन इसकी पूरी मात्रा को पिघलाने के लिए ज़्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा, ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। इसका मतलब हीट ऑफ फ्यूजन इसका क्या है, वेरी हाई। अब इसका 10 नंबर पॉइंट बोलते हैं, आप ही बताइए कि इसके सजावट जो है वो बिल्कुल नियमित ढंग से है। नियमित ढंग से सजावट होने से क्या फायदा रहेगा, तो इसकी सतह को आप अगर काट देंगे, इसको मारा मैंने, खच कट गया बीच से, तो बताइए कटने के बाद एग्जैक्टली इसके जो सतह रहेंगे वो एग्जैक्टली प्लेन प्लेन मिलेगा, क्योंकि हर जगह सजावट बराबर है, तो हर जगह से खच आएगा, काटने के बाद बराबर, दोनों बराबर भाग में बढ़ जाएगा। लेकिन इसको जैसे ही काटेंगे तो घटिया सॉलिड है। आप रबर को अगर मान लीजिए काटते हैं, तो रबर को काटेंगे तो ऐसे खच मारेंगे, तो उसके जो ये काटने के बाद जो सतह देखेंगे, ऐसे मारा, खच कट गया, तो काटने के बाद ये जो सतह देखते हैं, ये सतह देखते हुए काफ़ी ज़्यादा खुरदरा होता है, काफ़ी ज़्यादा रफ होता है, मतलब इसका जो सतह होता है ये क्लीन नहीं होता है। जबकि अगर यहाँ पे लोहा को काटेंगे, ऐसे मारा खच और कटा, तो काटने के बाद जो ये सरफेस एरिया बनेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसमें जो भी यहाँ पे पार्टिकल को देखेंगे तो बिल्कुल देखेंगे सब एकदम प्लेन प्लेन है। इसका मतलब ये हुआ कि काटने के बाद इसका सरफेस एग्जैक्टली क्लीन होता है, लेकिन इसका सरफेस एग्जैक्टली क्लीन नहीं होता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ 10 नंबर पॉइंट में, आफ्टर कटिंग it generates clean surface, और इसमें क्या लिखेंगे कि काटने के बाद ये बिल्कुल क्लीन सरफेस नहीं देता है, ये रफ सरफेस देता है। आफ्टर कटिंग it does not generate clean surface। ये आफ्टर कटिंग, काटने के बाद, इट डज नॉट जनरेट, ये उत्पन्न नहीं करता है क्या चीज़, क्लीन सरफेस, बिल्कुल सतह एकदम क्लीन, चिकना चिकना उत्पन्न नहीं करता है। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट जनरेट्स रफ सरफेस। ये काटने के बाद इसका सतह जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुरदरा होता है, काफ़ी ज़्यादा रफ होता है। तो देख लीजिए यहाँ तक 10 पॉइंट हो चुके हैं। एक बात मैं फिर से समझा देता हूँ, सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड को सच्चा सॉलिड भी कहा जाता है, और अमॉर्फस सॉलिड को सूडो सॉलिड, झूठा सॉलिड या सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। दूर दूर तक एक ही पैटर्न को फॉलो करता है, इस वजह से इसको कहा जाता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और ये काफ़ी कम दूर तक एक पैटर्न को फॉलो करेगा, क्योंकि इसको बेढंगा बनना ही है। तो ऑलरेडी कुछ दूर अगर मान लीजिए एक पैटर्न को फॉलो कर ही लिया है, तो अगले क्षण इसके पैटर्न अवश्य ही बदलेंगे। इसका मतलब इसे कहा जाता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अच्छा, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उत्तम सॉलिड है, तो ऑब्वियस ये बात तो फिक्स है कि मान लीजिए इसका छोटा सा अगर टुकड़ा लिया जाए, 5 ग्राम का ही टुकड़ा लिया जाए आयरन का, तो इसको पिघलाने में टोटल ज़्यादा हीट चाहिए। जबकि यहाँ पे अगर 5 ग्राम रबर लिया जाए उसी जगह पे, तो इसको पिघलाने में कम ही हीट चाहिए। इसका मतलब इसका हीट ऑफ फ्यूजन हाई होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट चाहिए, और इसका हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, काफ़ी लो होता है। हीट ऑफ फ्यूजन इसका मतलब क्या, पिघलाने में लगा हीट। और अगला पॉइंट बोल रहे हैं, चूंकि इसकी सजावट है बराबर, तो हर जगह कटेगा बराबर,
और हर जगह कटेगा बराबर, इसका मतलब हर जगह प्लेन 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 निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर कटिंग, काटने के बाद इट जनरेट्स, ये उत्पन्न करता है क्लीन सरफेस, बिल्कुल साफ साफ सतह, चिकना सतह उत्पन्न करता है, जबकि ये रफ सरफेस देता है, या इसी को आप बोलेंगे कि क्लीन सरफेस नहीं देता है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए और इसके बाद मैं इसको मिटा देता हूँ। फिर इसका अगला पॉइंट भी हमारे पास बनता है, उस पॉइंट को भी हम नोट करते हैं। 10 पॉइंट इसके हो चुके हैं। सारे पॉइंट को बारी बारी से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए इसका एक लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं, 11वां पॉइंट। तो 11वां पॉइंट में क्या लिखते हैं, समझने वाले पॉइंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। पहला बात तो ये जो मैं टॉपिक पर आ रहा हूँ क्रिस्टलाइन अमोर्फस में डिफरेंस, ये पॉइंट ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सभी पॉइंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझने वाले पॉइंट, ये आपका 11वां पॉइंट बनता है। तो लिख रहे हैं, इसको मैं समझाता हूँ फिर से। दीज आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये नेचर में स्वभाव से एनाइसोट्रॉपिक होता है। एनाइसोट्रॉपिक किसे कहते हैं आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा वेट कीजिए, इसको मैं समझाता हूं। और इधर लिखेंगे दीज आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये पॉइंट आप लिख लीजिए, फिर से मैं इस पॉइंट को समझाता हूं। अंतिम पॉइंट आपका क्रिस्टलाइन अमोर्फस में जो डिफरेंस है उसका लास्ट पॉइंट है, दीज आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। और यहां पे लिखें क्या चीज, दीज आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एक बात तो पता है कि यहाँ पे पैटर्न रेगुलर था, इधर इरेगुलर है, इधर का पैटर्न डिफिनिट है, निश्चित है, और इधर का पैटर्न क्या है, इनडिफिनिट है, अनिश्चित है, बैठेगा तरीके से। अब एक शब्द बोल रहा है एनाइसोट्रॉपिक, हालांकि सुनने में लगता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होगा, आइसोट्रॉपिक सुनने में लगता है, और एमोर्फस क्या होगा, एनाइसोट्रॉपिक, लेकिन उल्टा होता है। याद रखना ये पॉइंट बिल्कुल, अगर ऑप्शन देके पूछा जाए, आपको कुछ समझाया नहीं जाए और बोला जाए बताइए क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होगा, आइसोट्रॉपिक या एनाइसोट्रॉपिक, तो आपके दिमाग में आएगा कि एनाइसो का मतलब लग रहा है कुछ अलग टाइप का है, इसका मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड उत्तम सॉलिड है, उत्तम तरह का गुण दिख रहा है, मतलब ये आइसोट्रॉपिक होगा। आप उल्टा सोचते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक, और एमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। अब बात यह है कि ये एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक क्या होती है, तो इसको मैं मिटा देता हूं और फिर से ये दोनों ही पॉइंट को मैं डिस्कस कर देता हूं बेहतर ढंग से, तब ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में डिफरेंस। देखिए मैं इस 11वां पॉइंट को ही समझा रहा हूं, आप हेडिंग डालिए एनाइसोट्रॉपी किसे कहते हैं, समझना पड़ेगा एनाइसोट्रॉपी। देखते हैं एनाइसोट्रॉपी, हेडिंग डालते हैं देखिए एनाइसोट्रॉपी की अगर बातें क्या जाए तो आइसो मतलब सेम, एनाइसो मतलब डिफरेंट बता रहा है। तो एनाइसोट्रॉपी में यह आपको बताएगा कि अगर सभी दिशा में अगर अलग अलग गुण मिलते हैं, मतलब सॉलिड के अंदर में अगर एंट्री किया जाए तो अगर उसमें डायरेक्शन चेंज करने से
अगर प्रॉपर्टी बदल जाए तो इसको हम लोग कहते हैं एनिसोट्रॉपी। और डायरेक्शन चेंज करने के बाद भी अगर प्रॉपर्टी सेम रहे तो उसको हम लोग कहेंगे आइसोट्रॉपी। तो इसको पहले मैं लिखता हूँ, फिर मैं आपको एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ कि आखिर ये एनिसोट्रॉपी क्या है। तो इसको पहले एक लाइन लिखिएगा, इफ सम ऑफ द फिजिकल property changes in different direction is known as anisotropy. Very, very important. If some of the physical property changes, यदि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, बदल जाती है इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में, तो उसको कहा जाता है एनिसोट्रॉपी। मतलब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस बदल जाती है इन डिफरेंट डायरेक्शन में। मतलब इस डायरेक्शन में जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ और मिले, और इस डायरेक्शन में चले गए तो फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ और मिले। मतलब इस डायरेक्शन में जाने से कुछ और मिल गया। इसका मतलब दिशा बदलने से, डायरेक्शन चेंज करने से अगर उसके फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाते हैं तो इसी को कहा जाता है एनिसोट्रॉपी। मतलब अगर दिशा बदलने से गुण भी बदल जाए, डायरेक्शन चेंज करने से अगर प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाए, तो इसको हम लोग कहेंगे एनिसोट्रॉपी। जैसे देखिए आप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जैसे देखिए, दिशा बदलने से गुण बदलेगा। मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी मजबूती मैं बता रहा हूं आपको। आप ही सोचिए, अगर हम इसको इस डायरेक्शन से, ये कलम है, इसको मैं इस डायरेक्शन से अगर तोड़ने की कोशिश करूं तो थोड़ा दम लगाऊंगा तो ये जरूर टूट जाएगा। इसको अगर मैं इस डायरेक्शन से तोड़ने की कोशिश करूं तो दम लगाने से ये टूट जाएगा। लेकिन इस कलम को अगर हम ऐसे तोड़ने की कोशिश करें, ये ऐसे कलम है, इसको आधा इधर पकड़ लिया, आधा इधर पकड़ लिया, और सोचो कि ऐसे तोड़ दूं तो ये नहीं टूट पाएगा। इसका मतलब देखिए, इधर का मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इसमें मजबूती कम है, क्योंकि ऐसे करेंगे तो आसानी से टूट सकता है, लेकिन ऐसे करने से बिल्कुल नहीं टूट सकता है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में इसमें मजबूती कम है, तभी तो टूट गया, और इस डायरेक्शन में मजबूती काफी ज्यादा है, तभी तो नहीं टूट पा रहा है। बस वही मैं बताने जा रहा हूं कि अगर डायरेक्शन चेंज करने से डिफरेंट डायरेक्शन में अगर डिफरेंट गुण दिखाते हैं, इसका मतलब वो एनिसोट्रॉपी माना जाएगा। और अगर हर दिशा में एक ही प्रकार की प्रॉपर्टी अगर दिखा रहे हैं, इसका मतलब उसे आइसोट्रॉपी माना जाएगा। जैसे मैं इस एग्जाम्पल को समझाता हूं। मान लीजिए कोई सॉलिड है जिसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसे है, ऐसे है। ये मान लीजिए पार्टिकल है, 12 गोला, पार्टिकल है 12 गोला, पार्टिकल है 12 गोला, 12 गोला। और इन बड़े गोले के 1 2 3 4 बड़ा गोला, इस बीच में एक दे दीजिए छोटा गोला। फिर इन 4 बड़े गोले के बीच में एक छोटा गोला, एक छोटा गोला, एक छोटा गोला, एक छोटा गोला, एक छोटा गोला। इस तरीके से हर 4 बड़े गोले के बीच में एक छोटा गोला। आपसे अगर पूछे कि बताइए इस प्रकार से पार्टिकल का सजावट है, तो आपको क्या लग रहा है ये कैसा सॉलिड का एग्जांपल देगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमोर्फस सॉलिड? तो कुछ बच्चे बोलेंगे क्रिस्टलाइन, कुछ बच्चे बोल देंगे एमोर्फस। मतलब आपको अभी भी कंफ्यूजन है। देखिए, ये अमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल बनेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पैटर्न बिल्कुल रेगुलर है। एक क्रम में सिर्फ बड़ा गोला है, फिर आगे छोटा गोला है, फिर से बड़ा गोला है, फिर से छोटा गोला है, फिर से बड़ा है, फिर छोटा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा है, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा। ये तो रेगुलर माना जाएगा ना, कि एक ही प्रकार के अरेंजमेंट बार बार रिपीट हो रहे हैं। हर 4 बड़े गोले के बीच में एक छोटा गोला, हर 4 बड़े गोले के बीच में एक छोटा गोला, हर 4 बड़े गोले के बीच में एक छोटा गोला। मतलब ये पार्टिकल का सजावट बिल्कुल डिफिनिट तरीके से है, रेगुलर फैशन में है। मतलब ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। तो ये आपका जो गोले का अरेंजमेंट है ये कैसा है? तो ये है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि हर 4 बड़े गोले के बीच में एक छोटा गोला, हर 4 बड़े गोले के बीच में एक छोटा गोला। अब अगर यहां पे देखा जाए
कि भाई आप कैसे बताना चाह रहे हैं कि दिशा बदलने से गुण बदलता है? तो डायरेक्शन चेंज करने से अगर प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, दिशा बदलने से अगर गुण बदल जाए, अगर इस दिशा में गए तो कुछ और गुण दिखा, और उसी सॉलिड में अगर इस दिशा में एंट्री किए तो कुछ और गुण दिखने लगा, इसका मतलब उसे बोलेंगे एनिसोट्रॉपी। तो आप ये बात देख रहे हैं कि पार्टिकल की सजावट बिल्कुल ढंग से है, पहले बड़े का लेयर, फिर छोटे का लेयर, फिर बड़े का लेयर, फिर छोटे का लेयर, मतलब ढंग का सजावट है, इसलिए हम इसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इसमें देखा जाए, अगर मान लीजिए कोई आदमी इधर से एंट्री किया और इधर से निकला, तो इधर से अगर एंट्री करेगा तो बताइए ये राइट हैंड है और इधर वाला क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा। तो ऑलरेडी इस हाथ में सिर्फ बड़ा गोला बड़ा गोला बड़ा गोला बड़ा गोला बड़ा गोला, ऐसे सिर्फ बड़ा गोला मिलता रहेगा। मतलब यहां से एंट्री किया, बड़ा गोला बड़ा गोला बड़ा गोला बड़ा गोला बड़ा गोला, इस डायरेक्शन में गया तो इस राइट हैंड में सिर्फ और सिर्फ बड़ा गोला मिला। लेकिन अगर यहीं से ये आदमी अगर ऐसे जाता, ऐसे जाता, तो आदमी अगर ऐसे एंट्री करता तो बताइए इसी राइट हैंड में देखिए सबसे पहले क्या मिलेगा, बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। आप ही बताइए, जब इससे इस डायरेक्शन में गए तो सिर्फ इस राइट हैंड में सिर्फ और सिर्फ बड़ा गोला बड़ा गोला बड़ा गोला बड़ा गोला बड़ा गोला मिला। और जब इसी में डायरेक्शन चेंज किए, हम इधर से इधर नहीं आए, हम इधर से इधर चले गए, कोना कोनी, तो अब क्या मिल रहा है, इसी राइट हैंड पे बड़ा गोला छोटा गोला बड़ा गोला छोटा गोला बड़ा गोला छोटा गोला। इसका मतलब क्या हो रहा है कि डायरेक्शन बदलने से गोले का सजावट बदल जाता है। एक बार आपको राइट हैंड में मिला था सिर्फ और सिर्फ बड़ा गोला, और इधर डायरेक्शन आपने चेंज किया तो बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा। इसका मतलब इसका डायरेक्शन चेंज करने से इसके सजावट बदल जाते हैं, और सजावट बदल जाएगा तो गुण भी क्या होगा, बदल जाएगा। इसका मतलब दिशा बदलने से सजावट बदला, इस दिशा में कुछ और गोले का सजावट है और इस दिशा में कुछ और गोले का सजावट है। तो सिंपल सी लाइन, इस दिशा में गोले का सजावट कुछ और, सिर्फ बड़ा गोला मिला, और इस दिशा में गोले का सजावट कुछ और। क्यों? क्योंकि बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा ऐसा मिल रहा है। तो इसका साफ मतलब निकलता है कि डायरेक्शन चेंज करने से सजावट बदल जाए, डायरेक्शन चेंज करने से अरेंजमेंट बदल जाए, और अरेंजमेंट अगर बदल गया तो ऑलरेडी उसके प्रॉपर्टी तो बदल ही जाएंगे। तो दिशा बदलने से अगर गुण बदल जाए तो उसी को कहा जाता है क्या चीज, एनिसोट्रॉपी। इफ सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी, यदि कुछ भौतिक गुण चेंजेस बदल जाता है इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग दिशा में, तो यदि कुछ भौतिक गुण अलग अलग दिशा में बदल जाते हैं तो वही जाना जाता है क्या चीज, एनिसोट्रॉपी के नाम से। और ये घटना किस में हो रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। और इसके बाद क्या आता है, आइसोट्रॉपी। एक सब तो आप समझना है आपको, आइसोट्रॉपी। तो एनिसोट्रॉपी को हटा के हम इसी को बना देते हैं आइसोट्रॉपी। तो देखिए आइसोट्रॉपी में कैसा कैरेक्टर रहेगा। इसमें क्या खासियत रहेगा कि दिशा बदल देंगे, डायरेक्शन चेंज कर देंगे, फिर भी गुण वही रहेगा। लिखते हैं इफ प्रॉपर्टीज, खास करके फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, इफ प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन इज नॉन एज, वही जाना जाता है किस नाम से, आइसोट्रॉपी के नाम से। और ये किस में होता है, एमोर्फस सॉलिड में होता है। कैसे देखिए, मान लीजिए एमोर्फस सॉलिड में अगर सजावट बोल दिया जाए, मान लीजिए यहां से इस डायरेक्शन में जाए तो गोले का सजावट कैसा, घटिया। यहां से इस डायरेक्शन में जाए तो भी अरेंजमेंट पार्टिकल का कैसा, घटिया। यहां से अगर इस डायरेक्शन में जाए तो भी पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा, घटिया। इस डायरेक्शन में जाए तो भी पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा, घटिया। तो जिस दिशा में आप जाएं, हर दिशा में एक ही सजावट है, कौन सा, तो घटिया कैरेक्टर का।
तो दिशा बदलने से सजावट नहीं बदल रहा है, इधर भी है घटिया, इधर भी है घटिया, इधर भी है घटिया, इधर भी है घटिया। हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी बाएं जा रहे हैं, कभी दाएं जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं। तो हम तो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, लेकिन इसका अरेंजमेंट नहीं बदल रहा है। तो ऑलरेडी जब दिशा बदलने से अरेंजमेंट नहीं बदला, और जब अरेंजमेंट इसका बदलता ही नहीं है, कैसे नहीं बदलता है? तो सर हर दिशा में एक ही अरेंजमेंट है, कौन सा? घटिया घटिया घटिया। तो सीधा सा मतलब है कि अगर डायरेक्शन चेंज करने से अगर सजावट नहीं बदला, और जब सजावट नहीं बदला तो इसका गुण भी नहीं बदलेगा। इसका मतलब डायरेक्शन चेंज करने से गुण नहीं बदलता है। तो जब गुण नहीं बदलता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोट्रोपी। और डायरेक्शन चेंज करने से जब गुण बदलता था तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? एनाइसोट्रोपी। तो इसके गुण में कौन कौन से गुण आते हैं? तो मैं एग्जांपल के रूप में लिख देता हूं एक दो गुण। एक तो आप ले लीजिए सिंपल, क्या चीज? थर्मल एक्सपेंशन। गुण में अगर बातें किया जाए, थर्मल एक्सपेंशन। अगला आप ले सकते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ऐसा ले लीजिए। अगला आप ले सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगला लिख सकते हैं कंडक्टेंस। तो यही सब गुण होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो डायरेक्शन चेंज करने से अगर ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाता है तो उसको हम लोग बोलते थे क्या चीज़? एनाइसोट्रोपी। और डायरेक्शन चेंज करने के बावजूद भी अगर ये सब प्रॉपर्टी अगर सेम ही रहता है तो इसका मतलब ये कहा जाता है क्या चीज़? आइसोट्रोपी। अब मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आखिर ये जो क्रिस्टलाइन और एमोर्फस जो सॉलिड थे, तो हम लोगों को मेनली पढ़ना क्या चीज़ है? क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है। एमोर्फस सॉलिड हम लोगों को बस नाम मात्र ही पढ़ना है, कुछ कुछ कहीं कहीं बीच बीच में देखते रहेंगे, लेकिन हमारा पूरा चैप्टर जो अध्ययन करना है वो मेनली क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसके टाइप, उसके डिफेक्ट, उसके मेरिट डिमेरिट सब पढ़ने हैं। तो मेनली हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के ही बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने प्रकार होते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग मेनली 4 भागों में बांटते हैं। पहला होता है मेटालिक सॉलिड, दूसरा आयनिक सॉलिड, तीसरा कोवलेंट या इसी को बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड, चौथा होता है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आपसे अगर बोल दिया जाए सॉलिड कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा एमोर्फस सॉलिड। अगला होता है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने प्रकार, तो मैंने बोला 4 प्रकार। कौन कौन? तो मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, और मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये 4 टाइप हो गए। फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो 3 भागों में बढ़ जाते हैं। ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो मैंने आपको चौथा बोला पार्ट, वो चौथा भाग फिर से 3 भागों में बढ़ जाता है। एक होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ लोग हमारे वीडियो को अलग अलग चैनल पे दे रहे हैं। तो हमारा जो अपना चैनल है जिस पे आपको सभी वीडियो मिलेगा, तो वो है आपका, नाम मैं लिख देता हूं, केमिस्ट्री कार्ड। ये हमारे चैनल का नाम है केमिस्ट्री कार्ड। अगर ये आपको सारी बातें समझ में आ रही हो तो अवश्य हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको बातें दिक्कतें आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट करें। केमिस्ट्री कार्ड हमारा चैनल है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में।